हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद महताब। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से इंडियन टीम ने टेस्ट में प्रदर्शन किए। जो दूसरा टेस्ट चल रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें स्टेडियम में इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। तो वहाँ ये जो दूसरा टेस्ट चल रहा है आज, हालांकि इसका दूसरा दिन समाप्त हो गया, बट किसी कारण मैं पहला दिन का भी जो अपडेट था वो मैं नहीं दे पाया था, जिसके कारण आज मैं दोनों दिन का अपडेट देने जा रहा हूँ। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला दिन जब टॉस होता है तो शुभमन गिल एक बार टॉस जीतते हैं और काफी खुश वो दिखते हैं इस टॉस को जीतने के साथ ही। बट फिर उन्होंने ये बैटिंग करने का फैसला करते हैं। बैटिंग करने का फैसला जो कि सही साबित हुआ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग करना चाहिए। हालांकि जिस टीम की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी होती तो शायद वो एक डेढ़ घंटा का जो थोड़ा मॉइस्चर होता तो उसका फायदा उठाने के लिए शायद अगर बॉलिंग में बहुत मजबूत टीम होती तो वो फिर बॉलिंग के लिए जा सकते थे। बट वो 10%, 100 में 10% चांसेस था कि कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो वो बॉलिंग करने का फैसला करेगी, और वही हुआ। शुभमन गिल ने भी बैटिंग करने का फैसला किया और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने एक अच्छी सजी हुई शुरुआत दी टीम को, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी। हालांकि यशस्वी जायसवाल पे प्रेशर था क्योंकि वो जो पिछले मैच में उन्होंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस किया था रन बनाने का, जिससे कि थोड़ा प्रेशर था। क्योंकि आने वाला जो सीरीज है टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उसके लिए एक आप कह सकते हो कि दावेदारी रखने का अच्छा टाइम था ये। तो उसमें वो पहले मैच में बड़ा स्कोर बनाने से विफल रहते हैं और केएल राहुल हालांकि पिछले मैच में एक सेंचुरी मार देते तो उन पर थोड़ा कम प्रेशर था। तो उसी तरीके की शुरुआत देते हैं। हालांकि केएल राहुल शुरुआत अच्छी देते हैं, मगर जिस तरीके से वो वॉरिकन का शिकार हो जाते हैं, वो लूप डिलीवरी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो वो लूप डिलीवरी करते हैं, उसे जस्ट पहले बॉल पे छक्का मारते हैं। उसी तरीके से फिर से वो आगे बढ़ के जैसे ही मारना चाहते हैं वो लाइन मिस कर देते हैं। बॉल अच्छा टर्न भी होता है वहां से, तो वो पहला विकेट गिर जाता है। आपको 58 पे पहला विकेट गिरता है। तो फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं साई सुदर्शन, जिन पे प्रेशर था। अब प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि पहले इनिंग में शाई सुदर्शन ने अच्छी विकेट पे, जहां सारे बल्लेबाजों ने लूट लूट के रन बनाया, वहां वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं रन बनाने का। तो जिसकी वजह से फिर देखा कि बताया जा रहा था, यानी कि समझ में भी आ रहा था कि प्रेशर हो गई है अब शाई सुदर्शन पे, क्योंकि उनका साउथ अफ्रीका सीरीज जो आने वाला है तो उसमें ऑलमोस्ट टीम सेम रहेगी। एक दो चेंज आप देख सकते हो। तो इसीलिए इस सीरीज में प्रदर्शन करके या परफॉर्म करके आपको सिलेक्टर के नजरों में बनना है कि हाँ ये स्कोर करेगा अगर आगे भी मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये आ, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था साई सुदर्शन के लिए, क्योंकि इस मैच में वो स्कोर करे और फिर उसी के बीच वो अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं 102 गेंदों पे लगभग। यानी कि टेस्ट में आप उतना 100 से कम बॉलों पे वो अपनी हाफ सेंचुरी बना लेते हैं। और अगर इंडिया में देखा जाए तो स्ट्राइक रेट का उतना वैल्यू नहीं है, बट फिर भी उसी के साथ साथ जो पहला अपॉर्चुनिटी खोया था यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 146 गेंदों पे 102 रन यानी अपना सेंचुरी कंप्लीट कर लिया था। हालांकि वो नॉट आउट थे उस टाइम तक। और उस बीच आप कह सकते हो कि वेस्ट इंडीज की फील्डिंग और बॉलिंग उस लेवल की नहीं रही जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अच्छी कुछ चांसेस भी मिले साई सुदर्शन को, जिसका वो पूरा फायदा उठाया उन्होंने। और जो लग रहा था कि एक विकेट जल्दी गिर गया था केएल राहुल का, तो फिर लग रहा था कि आज कुछ होगा, मगर साई सुदर्शन के आने के बाद वो भी चीज खत्म हो गई। सुदर्शन भी अच्छे लग रहे थे, मतलब आप लग रहा था कि वो एक अच्छे स्कोर की तरफ जा रहे हैं। बट उसी बीच जब वो 87 पे होते हैं तो वारिकन ही की गेंद पे एक एलबीडब्ल्यू अपील होती है, जिसमें अंपायर वो आउट दे देते हैं। हालांकि वो थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, बट जब थर्ड अंपायर देखते हैं तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट हिटिंग बॉल हिटिंग द विकेट, तो प्लेयर वो आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर एक गलती उनसे हुई कि उन्होंने एक अच्छा बड़ा स्कोर बना सकते थे यहाँ पे, बट वो फिर 87 रन पे चुके। और जो फायदा इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने उठाया, यानी कि आप कह सकते हो कि दिन का खेल खत्म होते होते तक वो शायद 171 या 175 पे खेल रहे थे। हालांकि फिर जब शुभमन गिल आते हैं बल्लेबाजी के लिए तो उनपे तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, बट हाँ वो एज ए कैप्टन है तो वो उनपे भी थोड़ा सा
ये है। और उस तरीके की जो पहला दिन का खेल समाप्त होता है वो 318 पे 2 विकेट और जायसवाल 173 पे खेलते हैं और शुभमन गिल 20 रन बना के खेलते हैं 68 गेंदों पे। काफी डिफेंस खेला है और जो यानी कि आप कह सकते हो कि अगर दोनों तरफ से डिफेंस होता तो आज 318 जो बने वो 350 360 हो सकते थे, बट जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने खेला बाकी बल्लेबाजों ने उस तरीके से नहीं खेला। और यशस्वी जायसवाल 173 रन जो बनाते हैं एक दिन में, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनता है कि मतलब कि एक दिन में सबसे ज्यादा स्कोर करना। तो यशस्वी जायसवाल ने 173 रन मारे। हालांकि ये जो सबसे टॉप है एक दिन में 192 वसीम जाफर ने मारे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो टॉप पे है। बट इसके नीचे भी जैसे कि 167 गौतम गंभीर का, तो वो पूरी एक लिस्ट है, वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरीके का यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत की और लग रहा था कि आ, ये बल्लेबाज आज भी यानी कि बहुत सारे मैंने इसमें देखे कि इस बल्लेबाज पे ये कहा जा रहा था कि शायद ये दूसरे दिन के खेल में वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दे, तो उसी चीज पे सबकी आंखें लगी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेट जब दूसरे दिन का खेल शुरुआत होता है वैसे ही 2 रन बनाते ही है पहला ओवर में और फिर दूसरे ओवर में वो आप कह सकते हो कि शुभमन गिल अगर वहां पे थोड़ा अवेयर होते तो ये रन था तो वो रन आउट हो जाते हैं। हालांकि काफी दूर तक भाग गए थे, फिर बैकअप करना उनके लिए मुश्किल था और वो रन आउट हो जाते हैं। तो एक आप बैड लक कह सकते हो कि उनके साथ हुआ। 175 रन हालांकि वो बनाते हैं 258 गेंदों पे। फिर उसके बाद मैच में जिन्हें बैटिंग नहीं मिली थी नीतीश कुमार रेड्डी को, उन्हें प्रमोट किया जाता है इस मैच में और उसका फायदा भी वो उठाते हैं। हालांकि इनको भी चांस मिला बट वेस्ट इंडीज के जो फील्डर हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया और काफी तेज खेल रहे थे शुभमन गिल। उस बीच शुभमन गिल का भी कुछ कुछ कैच जो है कि स्लिप उलिप से निकला और वेस्ट इंडीज के फील्डर में भी आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बड़ी टीम होती तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिस करती जो कि वेस्ट इंडीज कर रही थी। फिर आपको नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक अच्छा सा सीधा आप कह सकते हो कि एकदम डॉली कैच वो फील्डर छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज फिर जिस लाइन के लिए आप बड़े बड़े यानी कि टीम जो एक लाइन पकड़ के सीम बॉलिंग करती रहती है वो शुरुआत करती है, तो इस तरीके की बॉलिंग भी काफी लूज लगी मुझे। और बट ये कह सकते हो कि किसी भी बल्लेबाज को चांस तो बड़ी टीम के अगेंस्ट भी मिलता है, तो इस पे कोई डिबेट नहीं है। हालांकि उन्होंने रन किए और अच्छा ही किया। हालांकि 43 रन पे नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि उनके ऊपर ही से बोला जाता है कि आपको तेज खेलना है, आपको ज्यादा डिफेंस नहीं करना, तो तेज खेलने के चक्कर में 43 रनों पे एक यानी कि फ्लाइटेड डिलीवरी पे वो भी आउट हो जाते हैं और ये भी विकेट जो है वो वारिकन को मिलता है। तो वारिकन एक अच्छे जो कि वाइस कैप्टन भी है इस टीम के, तो उनको अच्छा मिल जाता है। हालांकि फिर जब ध्रुव जुरेल को भी प्रमोट किया जाता है वो भी अच्छा साझेदारी निभाते हैं कप्तान के साथ मिलके। और शुभमन गिल कप्तान एक अच्छी पारी उसी बीच उनका 50 भी होता है और फिर वो अपने 100 के लिए मतलब कि अग्रसर होते हैं और वो तो गिल और जुरेल अच्छा खेलते होते हैं और उनके बीच पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट उसी बीच गिल भी अपना सेंचुरी बना लेते हैं। हालांकि ये 10वां सेंचुरी है और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नंबर 4 के हिसाब से। तो बट देखना पड़ेगा कि यानी कि वेस्ट इंडीज टीम से अभी मैं तो नहीं लगाता, उसको देखना पड़ेगा कि ये फिर आगे कैसे यानी होम सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका से, तो उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। क्योंकि अ, इनसे तो अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी टीम है, बल्कि वेस्ट इंडीज से बहुत अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे भी इनकी कप्तानी देखना होगा। और ध्रुव जुरेल भी काफी तेज खेल रहे थे, 78 बॉल पे 44 रन उन्होंने भी बना लिया था। बट रोशन चेस की एक बॉल को हिट करने के चक्कर में वो बोल्ड हो जाते हैं। उसी के बाद जो शुभमन गिल पारी डिक्लेयर कर देते हैं, उस समय भारत का जो स्कोर होता है 518 रन और गिल 129 रन बना के क्रीज पे रहते हैं, तो उस समय ये दे दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब अब मैं बैटिंग करने आई वेस्ट इंडीज टीम पे काफी प्रेशर रहता है, तेज नारायण चंद्र पॉल जो ओपन बल्लेबाज होते हैं और जॉन कैम्पबेल, वो दोनों को फिर से प्रेशर होता है क्योंकि पिछला मैच देखा गया था और उन लोगों की बल्लेबाजी थोड़ी ये हो रही थी, तो देखा गया था और काफी संभली हुई शुरुआत दोनों बल्लेबाज भी करते हैं। हालांकि बैट लक कहें चाहे कहें वो ज्यादा तेज नहीं खेलते, बट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को काफी सम्मानजनक तरीके से उनका स्पेल निकालते हैं। फिर जैसे ही स्पिनर का आता है बॉलिंग मतलब कि, तो जडेजा को एक तेज शॉट खेलने के चक्कर में साई सुदर्शन जो शॉर्ट लेग पे फील्डर लगे रहते हैं, तो उनके हाथ में आप कह सकते हो कि जाके चिपक जाते हैं कैम्बल की शॉट
अब एक बैड लक आप कह सकते हो, बट जिस तरीके का कैच था वो एक जाके चिपक गया और वो उसे होल्ड भी कर लिया अच्छे से। तो इस तरीके से पहला विकेट भारत को मिलता है जो कि कैम्पबेल के रूप में, और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और फिर जो बैटिंग करने के लिए आते हैं वो एथेनेज आते हैं। तो वो लोग एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, बट उसी बीच एक स्विप खेलने के चक्कर में रविंद्र जडेजा को चंद्रपोल अपना विकेट दे देते हैं। तो वहाँ पे 73 रन पे फिर दूसरा विकेट हो जाता है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए शाई हो पाते हैं, और एथेनेज अच्छे बल्लेबाज दिखे, काफ़ी तरफ शॉट खेल रहे थे इधर-उधर, मतलब कि लग रहा था कि हाँ, बैटिंग उनमें दिख रही है। हालाँकि ये दोनों बल्लेबाज ज़्यादा देर तक ये भी नहीं कर पाए, और एथेनोस जो है वो कुलदीप यादव की गेंद पे चकमा खा गए। और उसके बाद फिर ये तीसरा विकेट होता है, और चौथा विकेट भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अगले ही ओवर में जडेजा के चौथा विकेट भी गिर जाता है, जो कि रोशन चेज़ जडेजा का शिकार हो जाते हैं। और 107 पे 4 विकेट गिर जाने के बाद फिर वैसे ही वो होप खत्म हो जाती है कि अब ज़्यादा कुछ कर पाएँगे, और इसी के बाद फिर इमलाक बैटिंग करने के लिए आते हैं, और वो एक 30 रन का अच्छा पार्टनरशिप करते हैं, 30 से 33 रन का। और फिर वो डे 2 एंड हो जाता है, जो वेस्ट इंडीज़ का जो स्कोर 140 पे 4, हालाँकि उम्मीद तो थी कि पेसर्स विकेट निकालेंगे, बस इस विकेट पे जडेजा काफ़ी असरदार हुए, जिन्होंने 14 ओवर में 37 रन देके 3 विकेट निकाले, और 1 विकेट मिलता है कुलदीप यादव को 12 ओवर में 45 रन देके। हालाँकि कुलदीप काफ़ी महँगे साबित हुए, बट कुलदीप के साथ ये हमेशा रहेगा कि वो विकेट के लिए जाएँगे तो रन लीक करेंगे। तो इसीलिए कुलदीप का यादव का जो अ, स्पेल है, कभी-कभी आपको महँगा भी दिखेगा, बट वो कभी-कभी ऐसा भी होगा कि जहाँ विकेट नहीं मिल रहा वो वहाँ से यानी कि आपको विकेट निकाल के देंगे। तो ये तो रहा दूसरे दिन का खेल समाप्त। तीसरे दिन पे क्या यानी कि जल्दी ऑल आउट करके या इंडिया फॉलो ऑन करेगी, या फिर ये गेम और आगे बढ़ेगा? हालाँकि बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये मैच 3 दिन में समाप्त हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता है कि ये मैच 3 दिन में खत्म हो रही है। ये मैच चौथे दिन तो जाएगी ही जाएगी। और भी बहुत सारे मैच चल रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका और इसका इंग्लैंड का हुआ था जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच नंबर 12, जिसमें श्रीलंका को काफ़ी आसानी से हरा दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी की। पहले तो 250 के प्लस स्कोर मारा, और 147 से 148 पे श्रीलंका ऑल आउट हो जाती है, और दबदबा बरकरार रखी हुई इंग्लैंड। और कल जो है मैच वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है वुमेन में, तो कल भी देखने का ही होगा, और कल मैं उस मैच पे अपडेट भी करता रहूँगा। तो कल का जो भी दिन होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये भी अभी एक टी20 मैच चल रहा है, उसपे तो पूरा अपडेट नहीं आया, बट अभी नमीबिया ने साउथ अफ्रीका को टी20 मैचों में हरा दिया है। तो उसपे पूरा जो स्कोर वो मैं लेके आऊँगा, क्या है क्या नहीं है उसका पूरा डिटेल्स, बट अभी तक जो ये है वो इस प्रकार है। और हालाँकि अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बाहर था, तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं, तो कल से जो कंटिन्यू अपडेट रहेगा, और कल मैं पहला जो ये होगा सेशन होगा उसमें मैं लाइव भी आऊँगा। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइव में ज़रूर आके मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, क्रिकेट विद मेहताब।